हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विदिम ट्यूटोरियल्स। एंड आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं सीयूईटी 2025 के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है प्रोडक्शन फंक्शन। इसमें से सबसे ज़्यादा मुझे लगता है एमसीक्यू बनने के चांसेस हैं क्योंकि इतने सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, स्पेसिफिकली एमसीक्यू बेस्ड। तो ये जो प्रोडक्शन का पूरा ही यूनिट है, प्रोडक्शन फंक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रोड्यूसर्स, इक्विलिब्रियम, पूरे यूनिट में से इतने ज़्यादा एमसीक्यूज बनाने का स्कोप है कि जिसकी कोई हद नहीं है। तो आपको बहुत अच्छे से सारा यूनिट समझना पड़ेगा, बहुत अच्छे से इनके एमसीक्यू प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। एंड आज इस वीडियो में ये चैप्टर मैं तुम्हें बहुत डिटेल में समझाने वाली हूँ। मैं कोई पीपीटी का यूज नहीं करने वाली हूँ, मैं साथ साथ सारे नोट्स बनाने वाली हूँ, नोट्स बना बना के तुम्हें समझाने वाली हूँ और साथ साथ वही नोट्स को तुम्हें साथ साथ नोट डाउन करते रहना है। जो जो चीजें बताऊंगी उनकी हेडिंग बनानी है, हेडिंग बना के लिखते रहना है। तो जितनी अच्छे से तुम खुद अपने नोट्स अपने हाथ से बनाओगे उतना अच्छे से पूरी वीडियो तुम्हें याद हो पाएगी, उतना अच्छे से पूरा चैप्टर तुम याद कर पाओगे। तो आई एम अंशिता जिंदल, a graduate from Shriram College of Commerce, New Delhi, and before starting the video, I want to request all of you कि अगर तुम्हें हमारा कंटेंट अच्छा लगे प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आपको सिर्फ सीयूईटी की नहीं बल्कि उसके बाद भी आपके कॉलेज एडमिशन तक हर एक चीज की डिटेल वीडियो हमारे पास आपको मिलने वाली है। कब कट ऑफ्स आ रही हैं, कब सीयूईटी का स्कोर आ रहा है, सीयूईटी का एडमिट कार्ड से लेकर हर एक चीज, जब तक तुम्हें तुम्हारा ड्रीम कॉलेज मिल नहीं जाता तब तक हर एक चीज की डिटेल वीडियो तुम्हें यहाँ पे मिलेगी एंड ऑन टाइम मिलेगी। तो प्लीज अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगे प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अब शुरू करते हैं जल्दी से हमारा चैप्टर जो कि है प्रोडक्शन फंक्शन। पहले इसका नाम समझते हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है प्रोडक्शन, ठीक है। तो प्रोडक्शन का मतलब देखो हमारे पास क्या है। प्रोडक्शन का मतलब होता है कि मेरे पास कुछ सर्टेन इनपुट्स हैं, मैं इन सर्टेन इनपुट्स पे कुछ ना कुछ काम करने वाली हूँ, मैं इन इनपुट्स को चेंज करने वाली हूँ। मैं क्या करने वाली हूँ, इन इनपुट्स की फॉर्म को चेंज करने वाली हूँ। फॉर्म कैसे चेंज करूंगी, मैं कुछ ना कुछ मशीनरी की मदद से, अपनी फैक्ट्री में लेबर की मदद से, किसी ना किसी चीज से मैं क्या करने वाली हूँ, इस इनपुट का फॉर्म चेंज करके इसको कन्वर्ट करने वाली हूँ आउटपुट में, ठीक है। फॉर्म चेंज करने वाली है, मैं बोल सकती हूँ मैं इस इनपुट को क्या करने वाली हूँ, कन्वर्ट करने वाली हूँ आउटपुट में। सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द इनपुट्स इनटू द आउटपुट्स दैट कैन बी सोल्ड इन द मार्केट, दैट आर यूज्ड बाय द कंज्यूमर, दिस प्रोसेस इज नोन एज प्रोडक्शन, ठीक है। तो प्रोडक्शन में मैं क्या कर रही हूँ, कुछ इनपुट्स ले रही हूँ, उनको कन्वर्ट कर रही हूँ, उनके फॉर्म चेंज कर रही हूँ और आउटपुट में उनको कन्वर्ट कर रही हूँ, ठीक है जी। तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन फंक्शन एक मुझे रिलेशनशिप बताता है मेरे इनपुट्स एंड आउटपुट्स के बीच में, ठीक है। अब प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल ये मुझे एक टेक्नोलॉजिकल रिलेशन बताता है। पहले मैंने क्या तुम्हें समझाया, प्रोडक्शन। अब किसकी डेफिनेशन बता रही हूँ, प्रोडक्शन फंक्शन की। प्रोडक्शन फंक्शन इज अ टेक्नोलॉजिकल रिलेशन बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स। लेकिन कौन से इनपुट्स, कौन से आउटपुट्स? फिजिकल, बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड फिजिकल आउटपुट्स। तो देखो प्रोडक्शन फंक्शन अब क्या होगा, देखो प्रोडक्शन क्या था कि मैंने इनपुट्स लिए, उनको कन्वर्ट किया और आउटपुट में चेंज किया, ठीक है। प्रोडक्शन फंक्शन क्या करेगा, इन्हीं इनपुट्स एंड आउटपुट्स के बीच में एक टेक्नोलॉजिकल रिलेशन मुझे बताएगा। एंड ध्यान रखना एमसीक्यू इस चीज पे भी आ सकता है कि किस तरीके का रिलेशन है, मॉनेटरी रिलेशन है? जी नहीं। किस तरीके का रिलेशन है, टेक्नोलॉजिकल रिलेशन है। किसके बीच में? फिजिकल इनपुट, सिर्फ इनपुट्स नहीं, फिजिकल इनपुट्स। फिजिकल मतलब टैंजिबल, जिनको मैं टच कर सकती हूँ, देख सकती हूँ। फिजिकल इनपुट्स एंड फिजिकल आउटपुट्स के बीच में टेक्नोलॉजिकल रिलेशन जो मुझे बताता है वो होता है प्रोडक्शन फंक्शन। मतलब क्या हुआ मैम इसका? तो मतलब ये है कि बेटे जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो मुझे क्या बताता है कि जितने भी मेरे आउटपुट्स हैं, जितना भी मेरा आउटपुट है, आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ इनपुट्स। यानी कि क्या कहना चाहता है ये प्रोडक्शन फंक्शन मुझे, ये इसकी इक्वेशन होती है प्रोडक्शन फंक्शन की। ये मुझे क्या कहना चाहता है कि जो भी मेरा आउटपुट है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो मेरे इनपुट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर मैं इनपुट ज्यादा लगाऊंगी तो मैं आउटपुट ज्यादा कमाऊंगी, अगर मैं इनपुट कम लगाऊंगी तो मैं आउटपुट भी कम प्रोड्यूस कर पाऊंगी, अगर मैं इनपुट लगाऊंगी ही नहीं तो मैं आउटपुट भी प्रोड्यूस नहीं कर पाऊंगी। तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या बताता है कि एक रिलेशन है इनपुट एंड आउटपुट के बीच में, और इनपुट के ऊपर जो है डिपेंडेंट है मेरा आउटपुट। तो अगर इनपुट ज्यादा तो आउटपुट ज्यादा एंड सो ऑन, ठीक है। ये क्या है, इक्वेशन है प्रोडक्शन फंक्शन की, ठीक है जी। अब ये जो मेरे इनपुट्स हैं, ये इनपुट्स क्या होते हैं बेटा, तुम लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा। ये इनपुट्स मेरे क्या होते हैं बेटा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहलाते हैं, जो कि 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये मेरे इनपुट्स क्या होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। ये इनपुट्स क्या होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ठीक है। ये इनपुट्स मेरे पास क्या होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो जितने भी ये मेरे टोटल इनपुट्स हैं, यानी कि जितने भी मेरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, मैं इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ। जितने भी मेरे इनपुट्स हैं, यानी कि जितने भी मेरे फैक्टर्स हैं, मैं इनको 2 अलग अलग जगह पे 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ। इस इक्वेशन के नीचे अब लिखो कि जो मेरे इनपुट्स हैं, यानी कि जो मेरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इसके नीचे लिखो 2 तरीके के हो सकते हैं। एक मेरा होता है वेरिएबल फैक्टर
एक मेरा होता है वेरिएबल फैक्टर और दूसरा मेरे पास होता है बेटा जी फिक्स्ड फैक्टर। दूसरा मेरे पास क्या होता है बेटा जी, फिक्स्ड फैक्टर होता है। ठीक है, तो आउटपुट जो है वो इनपुट पे डिपेंडेंट होगा। इनपुट दो तरीके के होंगे, वेरिएबल फैक्टर और फिक्स्ड फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर ऐसा फैक्टर होता है बच्चा, वेरिएबल फैक्टर ऐसा फैक्टर होता है जो चेंज हो सकता है, लेकिन फिक्स्ड फैक्टर ऐसा फैक्टर होता है दैट रिमेन्स फिक्स्ड, इसको तुम चेंज नहीं कर सकते। तुम्हें नाम से ही समझ आ रहा होगा, आई थिंक इसमें मैंने कुछ भी ऐसा अलग नहीं बताया जो तुम्हें समझ नहीं आया। तो तुम्हें यहाँ पे नाम से ही समझ आ जाना चाहिए कि वेरिएबल फैक्टर मतलब ऐसे फैक्टर होते हैं जो विद टाइम चेंज हो सकते हैं, जिनको मैं अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस में चेंज कर सकती हूँ। पर फिक्स्ड फैक्टर ऐसे फैक्टर होते हैं जो फिक्स रहते हैं, जो चेंज नहीं हो सकते। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ लेबर की, तो देखो लेबर को मैं जब चाहूँ चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, मेरा दिल करे मेरे को आज अगर ज्यादा लेबर चाहिए तो मैं आज ज्यादा लेबर बुला लूंगी, कल छुट्टी है तो मैं कल लेबर को काम से निकाल दूंगी, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें पैसा नहीं देना चाहती हूँ। तो लेबर जो है कभी भी चेंज कर सकते हो, इट इज वेरी वेरी फ्लेक्सिबल, इट इज वेरिएबल। पर अगर दूसरी साइड में बात करूं फॉर एग्जांपल लैंड की, अगर मैं बात करूं कैपिटल की, क्या तुम ऐसे कर सकते हो कि आज मुझे कोई लैंड चाहिए, आज खरीद लिया कल बेच दिया, फिर कल खरीद लिया परसों बेच दिया? ऐसे लैंड के साथ नहीं कर सकते। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, इट टेक्स लॉट्स ऑफ मनी एंड इट टेक्स टाइम टू अर्न दैट मनी। ठीक है, तो लैंड को खरीदने के लिए, मशीनरी को खरीदने के लिए, किसी भी ऐसे फिक्स्ड एसेट को खरीदने के लिए टाइम जाता है, बहुत ज्यादा पैसा जाता है, और वो पैसा कमाने में भी टाइम जाता है। ठीक है ना, तो टेक्निकली ये ऐसे एसेट्स, ऐसे फैक्टर्स होने वाले जिनको लगाने में, जिनको यूज करने में, जिनको बढ़ाने में टाइम लगेगा। पर ये ऐसे हैं जिनको बढ़ाने में टाइम नहीं लगेगा, जब दिल किया बढ़ा दिया, जब दिल किया कम कर दिया। ठीक है, तो मेरी प्रोडक्शन करने के लिए, मेरा आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए मुझे वेरिएबल फैक्टर और फिक्स्ड फैक्टर दोनों की जरूरत होती है। ठीक है, तो मैंने तुम्हें क्या बोला, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता था, आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ इनपुट, यही होता था प्रोडक्शन फंक्शन। आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ इनपुट, अभी तक हमने यही पढ़ा। तो मैं आउटपुट को यहाँ पे कैसे लिखूंगी, ओ के पैर में नीचे एक्स, यानी कि एक्स पर्टिकुलर चीज को प्रोड्यूस करने का आउटपुट, कितने यूनिट का आउटपुट आया है। इट इज अ फंक्शन ऑफ इनपुट। इनपुट कौन से होंगे, एक वेरिएबल फैक्टर होगा, एक फिक्स्ड फैक्टर होगा। तो मैं एक वेरिएबल फैक्टर यहाँ पे लिख देती हूँ लेबर, मैंने एक वेरिएबल फैक्टर यहाँ पे लिख दिया लेबर, लेकिन एक फिक्स्ड फैक्टर भी लगेगा इस आउटपुट को प्रोड्यूस करने में। मैं फिक्स्ड फैक्टर कौन सा यहाँ पे लिख देती हूँ, कैपिटल लिख देती हूँ। पर याद रखना, जो कैपिटल है वो के से डिनोट होगा, वो सी से डिनोट नहीं होगा। तो अभी तक हमने क्या बोला, प्रोडक्शन क्या है, समझ आ गया। प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, टेक्निकल रिलेशन बिटवीन फिजिकल आउटपुट्स, फिजिकल इनपुट्स। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ इनपुट। इनपुट कौन से वेरिएबल फैक्टर, फिक्स्ड फैक्टर। एक वेरिएबल फैक्टर लिख दिया एल फॉर लेबर, एक हमने फिक्स्ड फैक्टर लिख दिया के फॉर कैपिटल। ये मेरा बनके क्या तैयार हो गया, ये मेरा बनके तैयार हो गया इक्वेशन। किसका इक्वेशन, प्रोडक्शन फंक्शन का इक्वेशन। ठीक है जी, यहां तक चीज समझ आ गई कि वेरिएबल फैक्टर क्या है, फिक्स्ड फैक्टर क्या है। अब एक चीज और समझो कि वेरिएबल और फिक्स्ड फैक्टर हमने जो तुम्हें बताए, ये किसके बेसिस पे बताए, ये मैंने तुम्हें इस बेसिस पे बताया कि एक मेरा टाइम पीरियड होता है शॉर्ट रन का और एक मेरा टाइम पीरियड होता है लॉन्ग रन का। समझाती हूँ क्या मतलब है, एक बार पहले तुम डिफरेंस लिखो, फिर मैं तुम्हें आगे इसका मतलब समझाती हूँ। देखो, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन में सबसे पहला पॉइंट तुम्हें दिमाग में सुनते ही ये आ रहा होगा, शॉर्ट रन मतलब 1 साल से कम, लॉन्ग रन मतलब 1 साल से ज्यादा। पहला थॉट तुम्हारे दिमाग में यही आएगा, है ना। लेकिन दिस इज नॉट रिलेटेड टू टाइम पीरियड, या फिर दिस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द टाइम पीरियड। हम इस पूरे ही कॉन्सेप्ट को, ये सेम चीज आप यहां भी लिख सकते हो, ठीक है, कि ये जो शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट है, ये टाइम पीरियड के बेसिस पे डिफाइन ही नहीं करते। 1 साल, 2 साल, 3 साल शॉर्ट रन है, लॉन्ग रन है, ऐसा कोई जनरलाइजेशन नहीं करेंगे। शॉर्ट रन का मतलब होता है इट रेफर्स टू दैट टाइम पीरियड, in which one factor of प्रोडक्शन इज फिक्स्ड। ये ऐसा टाइम पीरियड होता है बेटा जिसमें एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है मेरा वो फिक्स रहता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड लॉन्ग रन क्या है, इट रेफर्स टू दैट टाइम पीरियड इन विच all the factors of production are variable factors। ये कौन सा टाइम पीरियड है, ये ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें सारे ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मेरे वेरिएबल हैं। यानी कि शॉर्ट रन में तुम सिर्फ लेबर को या ऐसे वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज कर सकते हो, तुम लैंड को, कैपिटल को, मशीनरी को चेंज नहीं कर सकते। पर लॉन्ग रन यानी कि एक बहुत लंबे टाइम पीरियड में सोचा जाए तो वहां पे तो तुम लेबर को भी चेंज कर सकते हो, लैंड को भी चेंज कर सकते हो, तुम जो चाहो वो कम कर दो, वो ज्यादा कर दो, ठीक है ना।
शॉर्ट रन में तुम जो है एक फिक्स फैक्टर के साथ काम करते हो, प्रोडक्शन करते हो, और एक वेरिएबल फैक्टर के साथ करते हो, पर लॉन्ग रन में सारे ही वेरिएबल होते हैं। देखो अब यहाँ पे मैंने क्यों बोला कि टाइम पीरियड के साथ डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि एक छोटे बिजनेस को, फॉर एग्जांपल एक छोटा बिजनेस है, वो कहता है कि मुझे एक नई ब्रांच बनानी है, मुझे एक्सपैंड करना है। शायद एक छोटे बिजनेस को नया ब्रांच बनाने में 2 साल का टाइम लग जाए, क्योंकि नई ब्रांच के लिए नई जगह लेनी पड़ेगी, नई मशीनरी लेनी पड़ेगी। शायद एक छोटे बिजनेस को 2 साल लग जाए एक नई ब्रांच खोलने में। एक बड़े बिजनेस को वहीं पे एक नई ब्रांच खोलने में शायद सिर्फ 2 महीने लगे। तो जितने टाइम पीरियड में तुम जो है अपने फिक्स्ड फैक्टर्स को भी चेंज कर सकते हो, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, कि तुम्हारा शॉर्ट रन कितना है, तुम्हारा लॉन्ग रन कितना है। तो अगर एक बिजनेस को 2 साल लगेंगे नया लैंड मशीनरी वगैरह खरीदने में, तो उसका शॉर्ट रन कितना है, 2 साल। अगर एक बड़े बिजनेस को सिर्फ 2 महीने लगेंगे, तो उसका शॉर्ट रन कितना है, सिर्फ 2 महीने। तो शॉर्ट रन में तुम्हारा एक फैक्टर फिक्स होता है, यानी कि तुम्हारा के फॉर कैपिटल, और एक फैक्टर तुम्हारा वेरिएबल होता है, यानी कि एल फॉर लेबर। पर लॉन्ग रन में सारे ही फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, ठीक है। अब 2 नाम तुम इसके बेटा और याद कर लो, इसके एक्सप्लेनेशन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तो मैं एक्सप्लेनेशन देके तुम्हारा जो है टाइम इसमें खराब नहीं करूंगी, ठीक है, क्योंकि वैसे भी तुम्हारा सीयूटी का पेपर सिर पे है। अब 2 चीजें और याद कर लो कि जो मेरा शॉर्ट रन है, मैं इसको शॉर्ट रन, जो मेरा शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है, मैं उसको क्या बोलती हूँ, जो मेरा शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है, मैं उसको क्या बोलती हूँ, वेरिएबल प्रपोर्शंस टाइप प्रोडक्शन फंक्शन। यानी कि इसमें तुम्हारा जो प्रोपोर्शन है लेबर और कैपिटल का, वो वेरिएबल होता है, वो चेंज होता रहता है। पर लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इज कॉल्ड एज कांस्टेंट प्रपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन। जो तुम्हारा लॉन्ग रन का होता है प्रोडक्शन फंक्शन, उसमें तुम्हारी लेबर और कैपिटल के बीच का जो प्रोपोर्शन होता है वो कांस्टेंट रहता है, तो इसलिए उसको कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोला है, और इसको मैंने वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन बोला है, ठीक है जी। एक और पॉइंट, जो मेरा शॉर्ट रन का होता है उसको मैं देखो क्या बोलती हूँ, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को मैं बोलती हूँ रिटर्न्स टू फैक्टर। यानी कि शॉर्ट रन में तुम्हारा जो भी रिटर्न आ रहा है, जो भी प्रॉफिट आ रहा है, जो भी इनकम आ रही है, वो एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की वजह से आ रही है, जो कौन सा है, वेरिएबल फैक्टर है। लेकिन लॉन्ग रन में जो भी तुम्हारे को रिटर्न आ रहे हैं, वो इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि तुम्हारे बिजनेस का अब स्केल ही बड़ा हो गया है। तुम पहले छोटा बिजनेस थे, लॉन्ग रन में तुमने उसकी 2-3 और ब्रांचेस खोल दी, तुम्हारा बिजनेस का स्केल बड़ा हो गया। बिजनेस का स्केल बड़ा होने की वजह से अब तुम जो है बिजनेस में ज्यादा रिटर्न कमा पा रहे हो। लेकिन यहाँ पे तुम बिजनेस का स्केल तो बड़ा कर नहीं सकते, तुम सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हो, फिक्स फैक्टर तो फिक्स है, कैपिटल तो फिक्स है, सिर्फ ज्यादा लेबर लगा सकते हो, ज्यादा लेबर लगा के ज्यादा रिटर्न प्रोड्यूस कर सकते हो। तो सिर्फ एक फैक्टर की वजह से ही तुम ज्यादा रिटर्न लेके आ सकते हो। ये है डिफरेंस मेरा शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन का, ठीक है। यहाँ पर अपनी जो है थ्योरी होती है खत्म, यहाँ पे अपना जो है अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप पोर्शन होता है शुरू, ठीक है। अब देखो एक चीज याद रखना, तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ शॉर्ट रन है, लॉन्ग रन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। यानी कि वेरिएबल प्रपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन भी मैं इसको बोलूंगी, ठीक है। इसको मैं रिटर्न्स टू फैक्टर भी बोलूंगी। तो अब मैं वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप बोलूं, अब मैं रिटर्न्स टू फैक्टर बोलूं, या अब मैं शॉर्ट रन बोलूं, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन बोलूं, एक ही मतलब समझना है तुम्हें, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग रन तुम्हारे सिलेबस में है ही नहीं। दूसरी चीज हम इस चैप्टर में ये अज्यूम करके चलेंगे कि हमारे पास एक वेरिएबल फैक्टर होगा ही होगा और एक फिक्स फैक्टर होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि लॉन्ग रन तो है नहीं, लॉन्ग रन में सिर्फ वेरिएबल फैक्टर होता है, फिक्स फैक्टर होता ही नहीं है। पर हम तो लॉन्ग रन पढ़ ही नहीं रहे, हम तो पढ़ी सिर्फ शॉर्ट रन रहे हैं, तो मैं अज्यूम ही कर लूंगी। आप ये चीज हमेशा दिमाग में बिठा के रखना कि आपको हमेशा एक वेरिएबल फैक्टर लिखना है जो कि कौन सा होगा, लेबर, और एक फिक्स्ड फैक्टर लिखना है जो कि कौन सा होगा, कैपिटल। तो आगे तुम जितना भी काम करोगे उसमें एक वेरिएबल फैक्टर हमेशा लेकर चलोगे और एक फिक्स्ड फैक्टर हमेशा लेकर चलोगे। अब उसको मैं वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप भी बोल सकती हूँ प्रोडक्शन फंक्शन को, और उसको मैं रिटर्न्स टू फैक्टर भी बोल सकती हूँ, और उसको मैं शॉर्ट रन भी बोल सकती हूँ, ठीक है। अब देखो शॉर्ट रन में होता क्या है, शॉर्ट रन में क्या होता है, तुम्हारा जो आउटपुट है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, लेबर के ऊपर और कैपिटल के ऊपर, ठीक है। इसी के ऊपर तुम एक बार बार भी लगा सकते हो, के ऊपर बार भी लगा सकते हो, जो ये बताता है कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है, तो इसमें के फॉर तुम्हारा जो कैपिटल है वो कांस्टेंट है, ठीक है। पर क्योंकि तुम जो है शॉर्ट रन ही पढ़ रहे हो, लॉन्ग रन पढ़ ही नहीं रहे हो, तो तुम्हारी किसी बुक में के ऊपर बार लगा रखा होगा, किसी में नहीं लगा रखा होगा। दोनों चीजें एक्सेप्टेबल होती है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, दोनों चीजें हम मान के चलते हैं कि शॉर्ट रन का ही प्रोडक्शन फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मुझे मेरा आउटपुट बढ़ाना है,
तो ऑब्वियस सी बात है मुझे मेरा जो है इनपुट भी बढ़ाना होगा, ठीक है। लेकिन के फॉर कैपिटल तो बेटा जी मेरी फिक्स है, ये तो चेंज हो नहीं सकती। और दूसरी चीज के फॉर कैपिटल कभी जीरो भी नहीं हो सकती, एक चीज याद रखना। क्यों? क्योंकि आउटपुट निकालने के लिए लेबर भी चाहिए, कैपिटल भी चाहिए, ठीक है ना। अगर कैपिटल जीरो हो गई तो फिर आउटपुट नहीं निकल सकता, और अगर कैपिटल पहले जीरो हुई फिर बढ़ गई तो फिर कैपिटल फिक्स कैसे होगी। तो मैं क्या बोलती हूँ, कैपिटल तो मेरे पास कुछ ना कुछ रहेगी ही, कैपिटल जीरो नहीं हो सकती और कैपिटल चेंज भी नहीं हो सकती, ठीक है। तो अब मुझे क्या समझ आया कि आउटपुट निकालने के लिए लेबर और कैपिटल दोनों लगेंगे, कैपिटल तो चेंज होगी नहीं। तो अगर मुझे आउटपुट बढ़ाना है तो कौन सा इनपुट बढ़ाऊंगी? एक ही इनपुट बढ़ाऊंगी जो क्या होगा, लेबर। तो अगर मेरा आउटपुट जीरो है वो कब होगा? जब मेरी लेबर जीरो होगी, यानी कि लेबर में और आउटपुट में एक डायरेक्ट रिलेशन देखने को मिलेगा। लेबर जीरो होगी तो आउटपुट जीरो होगा, लेबर बढ़ेगी आउटपुट बढ़ेगा, लेबर कम होगा तो आउटपुट कम होगा। और इस सारे सिनेरियो में तुम्हारी जो कैपिटल है वो फिक्स एक नंबर रहेगी। लेट्स से अगर वो नंबर है 10 तो वो हमेशा 10 रहेगी, चाहे लेबर जीरो है चाहे आउटपुट जीरो है, कैपिटल तब भी रहेगी। चाहे लेबर बढ़ी कैपिटल तब भी सेम, चाहे लेबर कम हुई कैपिटल तब भी सेम। तो ये 3-4 सिनेरियो तुम्हारे पास बन सकते हैं कि लेबर जीरो हो सकती है, कैपिटल जीरो नहीं हो सकती क्योंकि वो तो फिक्स फैक्टर है। और लेबर और कैपिटल के ऊपर डिपेंड करेगा तुम्हारा आउटपुट, पर कैपिटल फिक्स है तो उसका फर्क हमें ज्यादा कुछ पड़ेगा नहीं। तो अगर लेबर जीरो है तो आउटपुट जीरो होगी, लेबर जैसे जैसे मैं बढ़ाने लग जाऊंगी तो मेरा आउटपुट भी जो है बेटा जी वो बढ़ने लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें सारी चीजें समझ आ गई हैं। अगर यहाँ तक कुछ भी दिक्कत है तो वीडियो को पीछे जाके दोबारा सुनो, क्योंकि इसके बाद से थोड़ा टेक्निकल पोर्शन शुरू होने वाला है जिसको समझने में दिक्कत हो सकती है। तो अगर अभी तो कोई भी डाउट है तो पहले दोबारा से वीडियो सुन सकते हो, या फिर एक बार पहले कॉपी से नोट्स को रिवाइज कर लो, फिर आगे टेक्निकल पोर्शन शुरू करो। अब मेरा टेक्निकल पोर्शन मुझे क्या बोलेगा? मेरा ये बोलता है कि देखो, एक तो मेरे पास होगी फिक्स्ड फैक्टर, एक होगा वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर होगी लेबर, फिक्स्ड फैक्टर मेरे पास होगी कैपिटल। इन दोनों की मदद से मैं क्या करूंगी, कुछ प्रोडक्शन करूंगी, ठीक है ना। अगर लेबर जीरो है तो क्या होगा, फिर लेबर एक लगाई मैंने, फिर लेबर दो लगाई मैंने, फिर तीन लगाई मैंने, फिर चार लगाई, पांच लगाई, 6 7 8। लेबर को मैं जीरो से काउंटिंग शुरू करके बढ़ाती चली जाऊंगी। कैपिटल के साथ क्या होगा? कैपिटल तो कांस्टेंट रहेगी। मैंने एक फिक्स नंबर सोच लिया, तुम्हारा जो भी लकी नंबर है तुम वो कर सकते हो, क्योंकि बस इसको मैं यहाँ पे लगा के छोड़ दूंगी, इसका मेरा कुछ भी यूज नहीं है, बस मैं इसको लगा के छोड़ दूंगी। एक नंबर, तुम्हारा जो भी लकी नंबर है तुम वो यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। 10 20 30 40 वॉट एवर, हम जो है सिंप्लिसिटी के लिए हमेशा 10 ही लिखेंगे, ठीक है। तो कैपिटल फिक्स नंबर है, लेबर बढ़ती जा रही है। अब मेरी प्रोडक्शन के साथ क्या होगा? पहली चीज जिस प्रोडक्शन की मैं यहाँ पे अभी बात करने वाली हूँ वो मेरी कौन सी होने वाली है? मार्जिनल प्रोडक्शन होने वाली है। अगर तुमने अभी तक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कर लिया है तुम्हें मार्जिनल का मतलब पता होगा। मार्जिनल का मतलब क्या होता है? एक एडिशनल यूनिट किसी भी चीज का यूज करने पे हमें कितना एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है। यानी कि जब लेबर जीरो थी तो मेरी मार्जिनल प्रोडक्शन कुछ भी नहीं थी, लेकिन जैसे ही मैंने एक एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर लगाया तो मुझे कितना एडिशनल प्रोडक्शन उसकी वजह से मिला। जैसे ही मैंने एक और एडिशनल यूनिट लगाया तो एडिशनल कितना मुझे उसकी वजह से प्रोडक्शन मिला। यानी कि जब भी तुम किसी भी चीज के मार्जिनल की बात करोगे वहां पे तुम्हें क्या वर्ड हमेशा देखने को मिलेगा? एडिशनल वर्ड हमेशा साथ में तुम्हें जुड़ा हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है जी। अब देखो, अब तुम एक चीज सोचो, अब तुम एक कहानी सुनो, एक नॉर्मल सी कहानी मैं तुम्हें बताती हूँ। लेट्स से तुम्हारा एक कोई प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट है, ठीक है, तुम्हारे जून की छुट्टियों का प्रोजेक्ट है, कुछ भी है, ठीक है। वो प्रोजेक्ट ऐसा है कि ना उसको ना 3 लोग मिलके अगर करें ना तो वो बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। मतलब इतना हैवी प्रोजेक्ट है कि एक बंदे के करने वाला नहीं है, 3 लोग तो लगेंगे उसको करने में, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने एक ही बंदे को ड्यूटी दी कि सिर्फ तू अकेला ही करेगा। मैंने सिर्फ मिस्टर ए को बोला कि बेटा जी तुझे अकेले ही करना है वो प्रोजेक्ट। तो मिस्टर ए क्या करता था, सुबह उठता था बेचारा, बाजार से सामान भी लेके आता था, रिसर्च भी खुद करता था, सारा काम भी खुद करता था, थक जाता था, थक के ब्रेक भी लेता था, सो भी जाता था, कभी कुछ तो वो बेचारा अकेला बहुत ओवरबर्डन हो गया था, ठीक है। और लेट्स से अगर इस प्रोजेक्ट में टोटल मुझे 60 पेजेस बनाने हैं, ये बेचारा एक दिन में सिर्फ 5 ही पेज बना पाता था, क्योंकि थक भी जाता था, सोता भी था, बोर भी हो जाता था, ठीक है ना, समझ भी नहीं आता था अकेला क्या करे। तो ये बेचारा अकेला सिर्फ एक दिन में 5 ही पेज बना पाता था। मैंने देखा, मैंने बोला यार तू अकेला नहीं कर पा रहा तो ऐसा कर, बी को अपने साथ लगा ले, ठीक है। अब अगर ये अकेला 5 पेज बना रहे एक दिन में तो दोनों मिलके कितने बनाएंगे? पॉज करके सोचो। मोस्ट ऑफ द बच्चों का आंसर होगा 5-6 बनाएगा, एक दिन में 10 पेज बनेंगे, 6 दिन में काम हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब ए अकेला काम नहीं कर रहा, अब बी उसका साथी हो गया, ठीक है। अब आधा काम वो करेगा, आधा काम वो करेगा, तो अब क्या होगा? ए थकेगा नहीं,
ए थकेगा नहीं, ठीक है, उसकी थकान थोड़ी कम हो जाएगी, तो अब वो ज्यादा एफिशिएंसी से काम करेगा, ए बोर नहीं होगा। अब उसको एंटरटेनमेंट के लिए भी कोई है, पहले तो बोर हो जाता था, बीच में इंस्टाग्राम पे किसी से चैट करने लग जाता था, अब उसको इंस्टाग्राम पे चैट ही नहीं करनी, क्यों? क्योंकि बात करने के लिए तो एक उसके पास दोस्त है, तो अब वो इंस्टाग्राम नहीं चलाता, अब वो थकता नहीं है, अब उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई है। तो अब क्या होगा, अब जहां ये पहले अकेला सिर्फ 5 पेज एक दिन के बनाता था, अब इसकी भी एफिशिएंसी बढ़ेगी, ये तो अच्छे से करेगा ही, पर इसकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, क्योंकि अब ये थकेगा नहीं, अब ये बोर नहीं होगा, अब इसको ऐसे नहीं होगा कि इंस्टाग्राम पे बातें करता हूं, अब तो इसी से बातें भी कर लेगा, मजा आएगा ग्रुप ग्रुप स्टडी करते करते, ठीक है ना। तो अब ये भी 7 पेज बना रहे, ये भी 7 पेज बना रहे, समझ रहे हो। लेकिन अभी भी थोड़ी दिक्कत है, क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट ना 3 लोगों के करने वाला था, तो मैंने क्या किया, फिर मैंने देखा अभी भी अच्छे से नहीं हो रहा, तो मैंने मिस्टर सी को भी रखा। अब क्या होगा, अब तीनों की जरूरत है, 3 ही काम कर रहे हैं, तो अब अच्छे से फुल एफिशिएंसी के साथ तीनों काम कर पाएंगे, यानी कि मिस्टर सी के आने पे इन दोनों की भी एफिशिएंसी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि अब ये दोनों बिल्कुल ही बोर नहीं होंगे, अब दोनों बोर नहीं होंगे, एक और साथी मिल गया, अब ये दोनों आधा काम उससे भी करवाएंगे, तो अब इन दोनों की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, अब ये भी नहीं थकेंगे। तो अब मिस्टर सी के आने से क्या होगा, इन तीनों की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, और लेट्स से तीनों हर रोज के 9-9 पेज बनाने लग जाएंगे, ठीक है, लेट्स से तीनों हर रोज के 9-9 पेज बनाने लग जाएंगे। तो मैं क्या कह रही हूँ, अकेला बंदा जितना करेगा, दूसरा आके उसकी भी एफिशिएंसी बढ़ाएगा, तीसरा आके उनकी भी एफिशिएंसी बढ़ाएगा, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ तब तक चलेगा जब तक ये मैक्सिमम लिमिट पूरी ना हो जाए। अगर ये मैक्सिमम लिमिट 2 की होती है तो 2 तक होता, अगर ये मैक्सिमम लिमिट 5 की है तब तक सबकी एफिशिएंसी बढ़ती रहेगी। जैसे ही ये मैक्सिमम लिमिट पूरी हो गई, ये लिमिट कौन लगा रहा है हम पे, ये लिमिट हम पे लगा रहे हैं हमारा कैपिटल, हमारा फिक्स्ड फैक्टर, कि हमारे फिक्स्ड फैक्टर पे कितने लोग काम कर सकते हैं। ये हमारे पास लेट्स से 10 मशीन है, या लेट्स से एक मशीन है, एक मशीन पे कितने लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। तो वो लिमिट इसने लगा दी, इस लिमिट को तुम क्रॉस नहीं कर सकते, जब तक इस लिमिट को क्रॉस नहीं करोगे तुम्हारी ईच लेबर के साथ एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी। जब ये लिमिट क्रॉस हो गई, अब क्या होगा, अब मैंने एक और बंदे को लगा दिया, जरूरत थी नहीं थी, पर ठीक है, तू भी आ गया साथ में, तू भी कर ले काम, ठीक है, थोड़ी इसने भी कंट्रीब्यूशन कर दी। लेट्स से अब मैंने एक और बंदे को लगा दिया, अभी भी मैं नहीं हट रही हूँ, मैंने अभी भी एक और बंदे को लगा दिया। अब क्या होगा, अब ये दोनों अपना ग्रुप बना लेंगे, ये अपना ग्रुप बना लेंगे, ये अकेला रह जाएगा, ये सोचेंगे कि ये कर लेगा, ये सोचेगा कि ये कर लेगा, ये सोचेगा ये करेंगे। अब क्या होगा, या तो इनकी लड़ाई होने लग जाएगी, तू मेरी बात सुन, तू मेरी बात सुन, या इनमें से कोई एक जिम्मेदारी ही नहीं लेगा, ये सोचेगा वो करेगा, वो सोचेगा ये करेगा। तो क्या होगा अब, क्योंकि इतने सारे लोग हो गए, अब कोई भी काम नहीं कर रहा, या तो लड़ाइयां हो रही है जब काम कर रहे हो। तो मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रही हूँ, इनिशियली जब तक तुम्हारे फिक्स्ड फैक्टर की लिमिट क्रॉस नहीं हो जाती, तब तक जितने नए लोग आएंगे वो पुराने वालों की भी एफिशिएंसी बढ़ाएंगे, यानी कि तब तक तुम्हारी मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ेगी। जब इस लिमिट को क्रॉस कर दिया, ऑलमोस्ट एट दैट लिमिट, धीरे धीरे तुम्हारी मार्जिनल प्रोडक्शन कम होने लग जाएगी, कि अच्छा ठीक है, तू आ गया तो बैठ जा, तू भी काम कर ले, वैसे जरूरत तो मुझे नहीं थी। लेकिन अगर मैं फिर भी नहीं हटी तो क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा होगा, अगर मैं फिर भी और लेबर लगाती चली गई तो एक पॉइंट ऐसा होगा कि मेरी मार्जिनल प्रोडक्शन नेगेटिव में आ जाएगी, क्योंकि जब नया लेबर आएगा वो पुरानों के साथ लड़ने लग जाएगा, या अब सबको लगेगा मेरी जिम्मेदारी नहीं है, कोई और करेगा, उस चक्कर में कोई भी काम नहीं करेगा। तो इससे मुझे 3 अलग अलग स्टेजेस समझ आती हैं, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। फेज 1 में हमारा क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ती है, वो कब तक बढ़ती है, जब तक मेरा कैपिटल का या फिक्स फैक्टर का लिमिट क्रॉस नहीं हो जाता है, ठीक है, वो बढ़ती है। तो तुम यहाँ पे बढ़ा के दिखा दो, ठीक है, लेट्स से इसको 2, 4 और 6 करके दिखा दो, ठीक है। फिर तुम मार्जिनल प्रोडक्शन को कम करके दिखाओगे, कि अब ये कम हो गई है, एक पॉइंट पे आके ये 0 हो जाएगी और फिर ये नेगेटिव में चली जाएगी। यहां से मुझे क्या समझ आया, फेज 1, जिसको मैं क्या बोलती हूँ, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। फिर मेरे पास आएगा मेरा यहाँ पे फेज 2, जिसको मैं क्या बोलूंगी, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। और फिर यहाँ पे मेरे पास आएगा फेज 3, जिसको मैं क्या बोलूंगी, नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर, ठीक है, नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। तो फेज 1 में जैसे जैसे मैं ज्यादा लेबर लगाने लग जाऊंगी, मेरी रिटर्न्स जो है वो बढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक इसकी लिमिट क्रॉस हुई नहीं है, तो अभी तक मेरी लेबर की एफिशिएंसी बढ़ रही है। जैसे ही फेज 2 आएगा, मेरा एमपी डिक्लाइन होने लग जाएगा, 6, 4, 2 हो गया, तो यहाँ पर जो है फिक्स फैक्टर की लिमिट पूरी हो गई है, अब मेरी मार्जिनल एफिशिएंसी लेबर की कम हो रही है। जैसे ही फेज 3 आएगा, यहाँ पे ओवर हो गया है, अब तो लेबर की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तो अब तो नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर आ गया है, ठीक है। इन तीनों में से एक चीज याद रखना, हम आगे लॉ पढ़ेंगे, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर का लॉ, और ये लॉ यही बोलता है कि एमपी पहले ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है और फिर ऐसा होता है, और ये लॉ ऐसा कहता है कि इन तीनों फेजेस में
इन तीनों फेजेस में से इस टेबल के नीचे लाइन डाल लो कि हमारे पास लॉ आएगा। लॉ क्या होगा? डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। ठीक है, वो लॉ क्या बोलेगा? द लॉ विल से कि जैसे जैसे हम लेबर बढ़ाते चले जाएंगे, मार्जिनल प्रोडक्शन पहले बढ़ेगी, फिर वो कम होगी और फिर वो नेगेटिव होगी। लेकिन ये लॉ एक और चीज बोलता है कि हर एक बिजनेस में फेज 1 आए या ना आए जरूरी नहीं है, फेज 2 आए, सॉरी फेज 3 आए या ना आए जरूरी नहीं है, पर फेज 2 हर एक बिजनेस में आना कंपलसरी है। कोई भी टाइप ऑफ बिजनेस हो, कोई भी स्टेज ऑफ बिजनेस हो, कोई भी छोटा बड़ा बिजनेस हो, फेज 2 हर बिजनेस में आएगा ही आएगा कभी ना कभी, यानी कि हर बिजनेस में मार्जिनल प्रोडक्शन डिक्लाइन होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन फेज 1 और फेज 3 कंपलसरी नहीं है, किसी बिजनेस में आ भी सकता है, किसी बिजनेस में नहीं भी आ सकता। एंड एक अच्छा एफिशिएंट प्रोड्यूसर हमेशा फेज 2 में ऑपरेट करना चाहेगा। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना, इस पे जो है एमसीक्यू आने के बहुत चांस है कि एक अच्छा एफिशिएंट प्रोड्यूसर कौन से फेज में ऑपरेट करना चाहेगा अपना प्रोडक्शन, तो वो हमेशा फेज 2 में ऑपरेट करना चाहेगा। ऐसा क्यों है? ये मुझे बताता है मेरा टोटल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन कैसे निकलेगा? मैं सम करती जाऊंगी एमपी का, तो टीपी निकलता जाएगा। तो पहले 2, फिर 2 और 4 6, फिर 6 और 6 12, फिर 12 और 4 16, फिर 16 और 2 18, फिर 18 और 0 18, 18 और -2 16, फिर 16 और -4 यानी कि 12। अब तुम टीपी में देखो, टीपी में ऑन द अदर हैंड क्या चेंजेस आते हैं? टीपी में सबसे पहले यहाँ पे आता है, देखो जब तक मेरा एमपी बढ़ रहा होता है तब तक जो मेरा टीपी होता है, टीपी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। क्या लिखोगे? टीपी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। उसके बाद जब इसका फेज 2 होता है, उस टाइम पे जो टीपी होता है मेरा, इट इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट, यानी कि वो बढ़ तो रहा है पर धीरे धीरे बढ़ रहा है। यहाँ पे वो बढ़ तो रहा है पर तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो मेरा टीपी होता है, टीपी क्या होने लग जाता है? डिक्लाइन होने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है टीपी क्या होता है? बीच में मैक्सिमम होता है। और बेटा टीपी जब मैक्सिमम होता है उस टाइम पे एक जो बिजनेस होता है वो सेकेंड फेज में होता है। जब टीपी मैक्सिमम होता है, यानी कि एक प्रोड्यूसर की प्रोडक्शन मैक्सिमम होती है, उस पॉइंट पे बिजनेस जो है सेकंड फेज में होता है। उस पॉइंट पे प्रोडक्शन फेज 2 में चल रही होती है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर के फेज में। और इसीलिए एक एफिशिएंट प्रोड्यूसर हमेशा ये चाहेगा कि उसका टीपी मैक्सिमम हो, तो इसीलिए एक प्रोड्यूसर हमेशा फेज 2 में ऑपरेट करना चाहेगा। ठीक है जी, तो टीपी मैक्सिमम कब होती है? फेज 2 में। तो प्रोड्यूसर कहां प्रोड्यूस करना चाहेगा? फेज 2 में। कंपलसरी कौन सा है? फेज 2। लॉ किसके ऊपर बना है? फेज 2, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। फेज 1 फेज 3 कंपलसरी है? जी नहीं, कंपलसरी नहीं है। एमपी का बिहेवियर क्या होता है? अब मैं बात करूं एमपी का बिहेवियर क्या होता है, तो एमपी पहले इंक्रीज होता है, फिर एमपी डिक्रीज होता है और फिर एमपी नेगेटिव होता है। टीपी का बिहेवियर क्या होता है? इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट होता है फर्स्ट फेज में, फिर सेकंड फेज में इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट होता है, थर्ड फेज में डिक्रीज होता है। ठीक है, अब यहां तक आए हो, तुम्हें सारी चीज समझ आ गई होगी। ठीक है, अब देखते हैं इनका डायग्राम। ठीक है, अब देखते हैं इनका डायग्राम। ये मेरा टीपी हो गया, टीपी के बिल्कुल एग्जैक्टली नीचे मैं बनाने वाली हूँ एमपी। ये नीचे होगा मेरा एमपी और ये ऊपर मेरा क्या होगा? टीपी। एमपी को मैं पहले बढ़ाऊंगी, 0 से शुरू कर रही हूँ, इंक्रीज कर रही हूँ, डिक्रीज कर रही हूँ, 0 कर रही हूँ, नेगेटिव कर रही हूँ। ये क्या होगा? मेरा एमपी। तुम देखो जो यहाँ पे मैंने लिखा है वही चीज मैंने यहाँ पे प्लॉट करी है। पहले बढ़ा दिया, फिर कम कर दिया, फिर 0 कर दिया और फिर नेगेटिव कर दिया। एग्जैक्टली यही चीज मैंने करी है। अब यहाँ पर बेटा तुम देखो दो तरीके के चेंजेस आ रहे हैं, मैं उन्हीं दोनों चेंजेस पे एग्जैक्टली ऊपर जो है प्लॉट करूंगी अपना टीपी। यहाँ पे मेरे पास दो चेंज आ रहा है, पहला चेंज आ रहा है यहाँ पे और दूसरा चेंज मेरे पास आ रहा है यहाँ पे। तो पहले जब एमपी इंक्रीज से डिक्रीज की स्टेज में गई और दूसरा जब एमपी जो है डिक्रीज से नेगेटिव की स्टेज में गई, मैंने दो लाइंस मार दी, एक लाइन यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे। ठीक है, जब तक ये इंक्रीज हो रहा था तब तक टीपी क्या हो रहा था? इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, यानी कि टीपी का स्लोप ज्यादा था। मैं यहाँ पे क्या बताऊंगी कि हमारा जो टीपी था, टीपी का स्लोप था ज्यादा। इस पॉइंट के बाद टीपी इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग स्टेज, यानी कि टीपी का स्लोप हो जाएगा कम, यानी कि टीपी का स्लोप हो जाएगा कम। ठीक है, यहाँ पे टीपी हो जाएगा मैक्सिमम और फिर टीपी क्या हो जाएगा? डिक्लाइन। ठीक है, और फिर टीपी क्या हो जाएगा? डिक्लाइन। एक बार दोबारा से देखो मैंने ग्राफ कैसे बनाया। जब तक एमपी बढ़ रहा था, जब तक एमपी बढ़ रहा था मैं टीपी का स्लोप ज्यादा बनाऊंगी। जब तक एमपी बढ़ रहा था मैं टीपी का स्लोप ज्यादा बनाऊंगी, यानी कि उसको ज्यादा वर्टिकल ज्यादा बनाऊंगी, तीखा ज्यादा बनाऊंगी। जब एमपी गिर रहा होगा तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कम तीखा कर दूंगी, कम वर्टिकल कर दूंगी, इसका थोड़ा सा स्लोप कम कर दूंगी। फिर यहाँ पे आके टीपी मैक्सिमम हो जाता है और फिर टीपी गिर जाता है। ये हो गया मेरा टीपी का ग्राफ। ठीक है, एक चीज यहाँ पे इस पॉइंट को मैं क्या बोलती हूँ? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। कौन सा होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? जब टीपी फेज 1 से फेज
टू में एंटर करता है, कौन एंटर करता है? टीपी। जब टीपी फेज 1 से फेज 2 में एंटर करता है, उस पॉइंट को मैं क्या बोलती हूँ यहाँ पे? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलती हूँ। फेज 1 कौन सा था? ये जो मैंने लाइन मारी है, पहली वाली लाइन है, इस पहली लाइन से इधर को, इस फर्स्ट वाली लाइन से पहले मेरा फेज 1 है, इन दोनों लाइंस के बीच में मेरा फेज 2 है, एंड सेकेंड लाइन के बाद मेरा यहाँ पे क्या हो रहा है? फेज 3 है। ठीक है, ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स, ये डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ये नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर, तीन फेजेस आ गए, तीनों फेजेस मैंने यहाँ पे आपको बता दिए। ठीक है जी, यहाँ पे ये मेरा होगा एमपी और टीपी का रिलेशन, ये होगा एमपी और टीपी का डायग्राम। इसी डायग्राम में नीचे एमपी बनेगा, ऊपर टीपी बनेगा, दोनों लाइंस मार के दिखाओगे, फेज 1, 2 और 3 दिखाओगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन दिखाओगे। ठीक है जी, और इसी में से तुम्हें, इसी के ऊपर तुम्हें लॉ करना है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर किसके ऊपर है? फेज 2 के ऊपर है, कि ये तो कंपलसरी आएगा ही, पर उसमें तुम एमपी का पूरा ही बताओगे कि एमपी पहले बढ़ेगा, अगर हम लेबर बढ़ाएंगे तो एमपी पहले बढ़ेगा, फिर एमपी गिरेगा, अगर और लेबर बढ़ाओगे तो फिर एमपी नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक है जी, एक लास्ट टॉपिक जो मेरे पास बेटा यहाँ पे आता है, वो मेरे पास आता है एमपी और एपी का रिलेशन। देखो एपी कैसे निकलेगा, सबसे पहली चीज एपी कैसे निकलेगा? एपी कैसे निकलेगा? टीपी अपॉन लेबर। लेबर ही मेरे पास यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ यूनिट्स है, जो 0 1 2 3 4 5 6 बढ़ रही है, तो अगर मैं टीपी को लेबर से डिवाइड करूंगी तो मेरा क्या है? एपी निकलेगा। पहले में तो 0 है, छोड़ दो, दूसरे में देखो 2 टीपी है और लेबर 1 है, तो 2/1 2। तीसरे में देखो, अगली बार टीपी 6 है, नंबर ऑफ लेबर 2 है, तो 6/2। फिर 12 है और 3 है, तो 12/3 4। फिर 16 है और 4 है, तो 16/4 इज इक्वल्स टू 4। फिर 18/5, फिर 18/5, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा मेरा, सॉरी 4 कह रही हूँ, 3.5 के करीब ये मेरा आंसर आ जाएगा। फिर हो जाएगा 18/6, फिर क्या हो जाएगा? 18/6, तो ये मेरा हो जाएगा अराउंड 3। फिर आ जाएगा 16/7, 16/7, तो ये मेरा करीब करीब आ जाएगा 2.3 के करीब। ठीक है, और लास्ट मेरा हो जाएगा 12/8, लास्ट मेरा क्या हो जाएगा? 12/8, तो ये मेरा आ जाएगा 1.5 के करीब, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तुम यहाँ पे एपी का बिहेवियर देखो, एपी का बिहेवियर क्या कहता है कि एपी पहले बढ़ेगी 2 3 4, फिर एपी मैक्सिमम हो जाएगी, फिर एपी मैक्सिमम होने के बाद एपी गिरने लग जाएगी। ठीक है, तो एपी क्या हो रहा है? पहले बढ़ेगा, फिर मैक्सिमम होगा, फिर गिरेगा। तो अगर मैं एपी का ग्राफ बनाऊं, एपी का ग्राफ कैसा होगा? एपी पहले बढ़ेगा, फिर एक पॉइंट पे मैक्सिमम होगा और फिर वो गिरने लग जाएगा। तो मैं क्या करूंगी? तो एपी पहले बढ़ेगा, फिर मैक्सिमम होगा और फिर गिरेगा, ये मेरा होगा एपी का ग्राफ। अब इसको एमपी के साथ जोड़ के देखो, अब इसको तुम एमपी के साथ जोड़ के देखो। ठीक है, एपी कब तक मैक्सिमम हुआ? एपी 4th यूनिट तक मैक्सिमम हो रहा था, एपी 4th यूनिट तक बढ़ रहा था। टिल दिस पॉइंट एमपी क्या हो रहा था? एमपी भी बढ़ रहा था। टिल दिस पॉइंट एमपी क्या हो रहा था? वो भी बढ़ रहा था, लेकिन एमपी हमेशा एपी से ज्यादा था, एमपी हमेशा एपी से ज्यादा था। देखो एमपी यहाँ पे कितना है? 4, एपी कितना है? 3, फिर एमपी कितना है? 6, फिर एपी कितना है? 4। ठीक है, लेकिन जब एपी मैक्सिमम हुआ तो एमपी ने आके उसको कट कर दिया, तो एमपी उसके बराबर हो गया। तो मैं क्या कहना चाहती हूँ? मैं तुम्हें ये कहना चाहती हूँ कि जब तक एपी बढ़ रहा था, जब तक एपी बढ़ रहा था, एमपी शुरू तो उसके साथ ही हुआ था, एमपी शुरू तो उसके साथ ही हुआ था 2 से, पर फिर एपी 3 पे था, एमपी 4 पे था, एपी 4 पे था, एमपी 6 पे था, यानी कि एमपी उससे ऊपर था, यानी कि एमपी जो है वो एपी से ऊपर था। एमपी को मैं शुरू तो एपी के पास ही करूंगी, पर उससे ऊपर लेके जाऊंगी। ठीक है, फिर जब एपी मैक्सिमम हुआ 4 पे, वहां पे आके एमपी ने उसको कट कर दिया, वहां पे आके एमपी ने उसको कट कर दिया। और इस पॉइंट के बाद तुम देख लेना, एमपी गिरेगा, एपी भी गिरेगा, पर एमपी कम होगा एपी से। देखो इस पॉइंट के बाद एमपी गिर रहा है, एपी गिर रहा है, एमपी गिर रहा है, पर बड़ा कौन? बड़ा कौन? एपी। 3.5 2 3 0 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या समझ आया? हमें यहाँ पे ये समझ आया कि जब तक एपी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तब तक जो एमपी है वो ग्रेटर होता है एपी से। जब एपी अपने मैक्सिमम पे आ जाता है,
तब एमपी जो है वो कट कर देता है और एपी के बराबर हो जाता है। और जैसे ही एपी बेचारा गिरने लगता है तो एपी बड़ा हो जाता है, एमपी छोटा हो जाता है, एमपी का ग्राफ नीचे आ जाता है। ठीक है, तो हमने क्या यहाँ पे बोला, एक बार मैं फिर से तुम्हें क्लियरली ग्राफ बना के दिखाती हूँ दोनों। तुम्हें ग्राफ से भी ये चीज समझ आनी चाहिए और याद भी होनी चाहिए। और बेटा ये एक लौता ऐसा टॉपिक है जिससे हाईएस्ट चांसेस हैं एमसीक्यूज आने के। ठीक है, सबसे पहले अगर मैंने ये एपी का ग्राफ बनाया, एमपी का ग्राफ कैसा जाएगा, जब तक एपी बढ़ रहा है तब तक एमपी उससे ऊपर जाएगा, जब तक एपी बढ़ रहा है तो एमपी उससे ऊपर जाएगा, और जब एपी मैक्सिमम होगा तो एमपी उसको कट कर देगा। ठीक है, और फिर जब एपी गिरने लग जाएगा तो एमपी उससे नीचे आ जाएगा। तो तुम क्या लिखोगे, एज लॉन्ग एज एपी इज इंक्रीजिंग एमपी इज ग्रेटर देन एपी, एज लॉन्ग एज एपी इज डिक्रीजिंग एपी इज ग्रेटर देन एमपी, एंड व्हेन एपी बिकम्स मैक्सिमम एमपी बिकम्स इक्वल टू एपी। और एक और पॉइंट लिख लेना, एक और पॉइंट याद से लिख लेना, एपी कांट बी नेगेटिव पर एमपी कैन बी नेगेटिव। एमपी तो नेगेटिव में भी चला जाएगा। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे नेगेटिव में भी डाल सकती हूँ, हमें पता है एमपी तो नेगेटिव भी जाएगा पर एपी नेगेटिव नहीं जा सकता। ठीक है, ये हमारा एक लास्ट रिलेशन हो गया कि एमपी तो नेगेटिव हो सकता है पर एपी नेगेटिव नहीं हो सकता। जब तक एपी बढ़ता रहेगा तब तक एमपी उसके ऊपर रहेगा, जब एपी अपना मैक्सिमम टच करेगा तो एमपी और उसके एपी को बराबर हो जाएगा, दोनों कट कर जाएंगे। और जब एपी गिरने लग जाएगा, एज लॉन्ग एज एपी इज डिक्रीजिंग एपी इज ग्रेटर देन एमपी। ठीक है, यहाँ पे मेरा पूरा चैप्टर होता है खत्म। ठीक है, पूरा चैप्टर मैंने बहुत डिटेल में तुम्हें समझाया है, सारे नोट्स खुद तुमसे बनवाए हैं, खुद बनाए हैं। कोई भी डाउट है तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो। हम मिलेंगे अगली वीडियो में चैप्टर कॉस्ट की ऐसे ही वन शॉट रिवीजन के साथ।